नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अध्याय 16 तक कर चुके थे। अध्याय 16 में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो मानव शरीर से संबंधित जो भी अपराध वगैरह होते हैं, जैसे जिसमें हत्या आती है, बलात्कार आता है, रेप है, या मतलब हत्या की कोशिश है, हत्या के लिए प्रेरित करना है, आत्महत्या का प्रयास है, किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना है, किसी को मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मरवा देना है, वो सारे अध्याय 16 के अंतर्गत आते हैं। यानी मानव शरीर से संबंधित जितने भी तरीके के जो भी अपराध होते हैं वो सारे अध्याय 16 में आते हैं। वो मैंने आपको लास्ट टाइम पे मतलब जो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, पिछला हमारा यूट्यूब पे पड़ा होगा अध्याय 16 का। उसमें मैंने 2 पार्ट करवाए थे क्योंकि वो थोड़ा अध्याय बड़ा था। तो अध्याय 16 पार्ट 1 और अध्याय 16 पार्ट 2, ठीक है, आप देख लेना। दोनों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम अध्याय 17 पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अध्याय 17। और ये अध्याय 17 जो है ये आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय है, और जो अध्याय 23 है वो आईपीसी का सबसे छोटा अध्याय है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसमें मतलब अध्याय 17 में संपत्ति से विरुद्ध अपराध है, यानी कि आपकी जो मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित जो भी अपराध हैं, यानी कि चोरी है, डकैती है, या मतलब कई तरीके के अपराध हैं, लूट होती है, वो सारे इसी में आते हैं। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी आप जानने वाले हैं कि आप सबको अभी तक पता होगा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि डकैती पड़ी। हालांकि डकैती पहले होती थी जब बदमाशों का टाइम हुआ करता था, यानी जो सबको पता होगा। इसके बाद में चोरी अलग होता है, डकैती अलग होता है, और लूट अलग होता है। तो इसमें आप वही सब जानने वाले हैं कि कब चोरी मतलब कब डकैती चोरी होती है, कब चोरी होती है, कब लूट होती है, ठीक है। और इसमें धारा 378 से लेकर धारा 462 तक, यानी कि ये सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें धारा 378 से लेकर धारा 462 तक धाराएं हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ वही धाराएं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है धारा 378। धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी गई है। चोरी उसी चीज़ की होती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे यदि आपकी ज़मीन है, ज़मीन चल संपत्ति नहीं, यानी उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए ज़मीन की कभी चोरी नहीं होती है, ठीक है। हालांकि वो एक अलग मतलब एक तरीके से एक अलग पैटर्न है कि किसी अन्य की ज़मीन को कब्जा करके उसको गलत तरीके से अपने नाम पे करवा लेना। लेकिन चोरी क्या होता है कि जैसे कि हमारा नोट्स है, इसको कोई अन्य व्यक्ति उठा के ले जाए, चुरा ले जाए, तो इसको बोलते हैं चोरी। लेकिन जो ज़मीन है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह तो ले जा नहीं सकते, इसलिए ज़मीन को कभी भी मतलब चोरी नहीं की जा सकती, ठीक है। एक तरीके से इसमें सीधा बोला गया है, चोरी की परिभाषा दी गई धारा 378 में, जिसमें साफ साफ ये बताया गया चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चल संपत्ति मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आ जाते धारा 379। इसमें दिया गया है चोरी के लिए दंड, यानी 78 में चोरी की परिभाषा और उसकी अगली धारा में उसके लिए दंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, धारा 300 में हत्या, 301 में मतलब किसी अन्य आदमी के मतलब एक तरीके से जिसकी हत्या करने जा रहे उसके अलावा किसी अन्य की हत्या कर दी, ठीक है। और धारा 302 में हत्या के लिए दंड, ठीक है। मोस्टली धाराओं में यही होता है कि अगर ऊपर वाली धारा में उसकी परिभाषा दी गई तो उसके जस्ट अगली धारा में उसके लिए दंड दिया जाता है, ओके। इसके बाद धारा 380। धारा 380 में बोल रहा है निवास गृह आदि में चोरी। आपके पास में ऐसे भी कई मामले आएंगे जब मतलब आप इंस्पेक्टर बन के जाएंगे कि घर में चोरी हो गई, तो घर में चोरी की जो धाराएं हैं वो धारा है 380, ठीक है। आई होप क्लियर है। मतलब जहाँ पे आपका परिवार या कोई भी व्यक्ति रह रहा है ना, उस घर में अगर चोरी हो जाती है तो वो बताया गया है धारा 380 में। इसके बाद में धारा 381, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। जैसे कि एक तरीके से कोई नौकर है, अब वो नौकर आपके घर में काम कर रहा है, ऐसे में वो नौकर आपके घर से किसी वस्तु की चोरी कर लेता है तो वो हो जाती है धारा 381 के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर। इसके बाद धारा 382, चोरी करने के लिए मृत्यु, अपहत्या या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात। यानी कि एक तरीके से धारा 382 ये बोल रही कि कोई व्यक्ति आया आपके यहाँ पे चोरी करने के आशय से वो प्रवेश तो कर गया, लेकिन अब वही है ना कि ज़रूरी तो है नहीं कि चोरी सक्सेस हो जाए। किसी ने देख लिया तो उसने उसकी मृत्यु कर दी, या मृत्यु करने की कोशिश की, या मतलब कई सारे मतलब केस बन जाते हैं जब कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसमें धारा 382 में बस उसकी ही एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है, ओके। इसके बाद धारा 383। धारा 383 में बोल रहा है उद्यापन करना। उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन। इसका मतलब होता है किसी को भय में डालकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना। जैसे कि एक तरीके से
आप हैं या आपने या मतलब कोई अन्य व्यक्ति उसने आपको आपके ऊपर मतलब आपको भय दिखाया कि आप ना अपनी ज़मीन हमारे नाम पे कर दो, अन्यथा हम आपके परिवार को मार देंगे। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, ये सारे मूवीज़ के एग्जांपल ध्यान रखा करो, ये बहुत मतलब एक तरीके से इससे याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये उद्दापन की कैटेगरी में आता है, यानी उद्दापन की परिभाषा ये होती है कि सामने वाले व्यक्ति को डराकर धमकाकर उसकी जो एक तरीके से उसकी संपत्ति है उस पर अपना अधिकार बना लेना, ठीक है। ये हो जाता है धारा 383। धारा 383 के बाद धारा 384 बोल रहा है उद्दापन के लिए दंड, ओके। इसके बाद धारा 385 बोल रहा है उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। वही है, मतलब एक तरीके से 383 में कब्जा कर लिया है, लेकिन 385 ये बोल रही है कि आपने उसको डर दिखाया, ठीक है। यहाँ पे ये काम पहले होगा, धारा 385 वाला काम पहले होगा, उसके बाद में 83 होगा, ठीक है। क्योंकि पहले आप भय दिखाओगे उसके बाद में ही कब्जा करोगे ना, तो उद्दापन में तो 383 में तो कब्जा कर चुके हो आप, लेकिन 85 में बोल रहा है आप भय दिखा रहे, ओके। इसके बाद में धारा 390 बोल रही है लूट यानी कि रॉबरी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आईपीसी के अनुसार ना लूट अलग चीज़ है, चोरी अलग चीज़ है, डकैती अलग चीज़। अब आपने तो जैसे मैंने आपको बलवा दंगा ये बताया था ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लेना, क्योंकि बलवा अलग हो जाता है, दंगा अलग हो जाता है, ठीक है। बलवे के लिए अलग धारा है और दंगे के लिए अलग धारा है। बहुत से लोगों को बलवा दंगा ही नहीं पता होगा। ऐसे इसमें होता है, लूट अलग होती है, चोरी अलग होती है, डकैती अलग होती है। अभी तक तो आपने सुना ही होगा बस कि हाँ चोरी हो गई ठीक है, या लूट हो गई हाँ ठीक है, या डकैती। अब तो खैर डकैती बहुत पड़ती नहीं है, पहले के टाइम पे पड़ती थी, लेकिन आईपीसी तो बहुत पहले की है तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो धारा 390 आपको कुछ याद नहीं रखना, धारा 390 लूट है और धारा 391 में डकैती। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चोरी होती है ना, जैसे जो धारा 378 के अंतर्गत चोरी है, वो लूट कब नहीं होगी। वो दोस्तों लूट तब नहीं होगी। चोरी क्या होता है, चोरी में जैसे एक तरीके से क्या लेता हूँ मैं, सपोज़ कुछ भी है, मैं यही ले लेता हूँ, सपोज़ रिंग है कोई, ठीक है, जैसे ये मेरी रिंग है। अब इसको कोई नौकर है या कोई भी व्यक्ति है ना, इसको चुरा के ले जाता है, वो इसको मतलब मुझे बिना बताए इसको चुरा ले गया। तो ऐसे में क्या हुआ, उसने चोरी कर ली, और यदि मुझे पता चल जाता है, यदि वो नौकर है तो धारा 381 के तहत वो दोषी होगा, उसके ऊपर 381, 378 और 380 सारी कुछ लगेंगी, ठीक है। लेकिन वो चोरी हो जाती है। लेकिन अब 390 क्या होती है, यानी कि लूट क्या होती है, लूट में उद्यापन भी ऐड हो जाता है। मतलब कि चोरी तब लूट बन जाती है जब वो मुझे मेरे घर में चोरी करने आया कोई व्यक्ति। अब ऐसे में वो मुझे पिस्टल दिखा के बोल रहा है कि अपने जो भी ज्वेलरी है वो मुझे दे दो, या उस मतलब एक तरीके से जो कन्वर्सेशन हुआ हमारे और चोर के बीच में, उसमें हाथापाई हुई, हिंसा हुई, तब वो चोरी नहीं बल्कि लूट हो जाती है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, पूरा क्लियर होगा ना। चोरी कब लूट हो जाती है, यानी जब वहाँ पे हिंसा और एक तरीके से भय हो जाता है चोरी में, तब वो लूट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक आती है धारा 391। धारा 391 बोलती है डकैती। डकैती तब होती जैसे अब मैंने आपको बताया चोरी बिना सामने वाले को पता चले चोरी कर ली गई, मतलब कि उसका सामान हटा दिया गया, उस जगह से अपने कब्जे में ले लिया, तो वो चोरी हो गया। इसके बाद में डकैती क्या होती है, लूट क्या होती है कि उसको मतलब डराया, धमकाया, मारा पीटा, ठीक है, भय दिखाया, तब वो हो जाता है लूट। अब बात करते हैं डकैती। एक्चुअली ये लूट और चोरी क्या है ना, सिंगल एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जो ये डकैती है ना, डकैती के लिए आईपीसी में लिखा गया कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। जैसे वही चोरी या लूट तब डकैती बन जाती है जब उसमें 5 से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति चोरी करने आए, अगर वो अकेला है तो वो चोरी हो जाएगा। अगर उसी व्यक्ति ने मतलब आपको डराया, धमकाया, पिस्टल लेके वो सब किया, तब वो हो जाएगा लूट। लेकिन वहीं पे वो अकेला न आके अपने साथ में वो 6 व्यक्ति आते हैं, यानी 5 आते हैं या 5 से अधिक व्यक्ति आते हैं, तब आपके यहाँ पे चोरी करते हैं, मतलब आपको बिना बताए आपका सामान निकाल के ले जाते हैं, तब वो डकैती हो जाता है, ठीक है। या आपको मारते पीटते हैं तब भी वो डकैती के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप अब आज से आपको पूरा क्लियर होगा चोरी क्या होती है, लूट क्या होती है और डकैती क्या होती है। इसमें
पूरा क्लियर होगा ना, हम आशा करते हैं आपका पूरा क्लियर हुआ होगा। धारा 378 चोरी, 390 लूट और 391 डकैती, ठीक है। ये ऐसी धारा हैं जो आपको यार याद करनी पड़ेंगी और आपको मतलब याद होनी चाहिए, ठीक है, एक भारतीय नागरिक के होने के नाते। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले चलते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 392। धारा 392 बोल रही है लूट के लिए दंड। वही यानी कि जो अभी आप लूट करके आए हो ना, लूट आपने कहाँ पे की थी? 390 में। तो 390 की जो दंड है वो दिया गया 392 में। इसके बाद में जो आपने किया था 391 में, यानी जो आपने डकैती डाली थी, डकैती की जो एक तरीके से दंड है वो दिया गया धारा 395 में, ठीक है। आई होप दोस्तों सारा क्लियर होगा। अब बात करते हैं धारा 393, जो मैंने धारा 393 छोड़ दी थी, यानी कि 390 लूट थी, 91 डकैती थी, 92 में लूट के लिए दंड है। अब बची धारा 393। 393 बोल रही है कि लूट के लिए प्रयत्न करना, लूट करने का प्रयत्न करना। अब जैसे कि लूट मैंने आपको बताई कि 6 मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, सॉरी क्या नाम, मतलब एक तरीके से डरा के धमका के वो सब कर रहे हैं, तब वो लूट हो जाती है, ठीक है, भय या हिंसा दिखा के। अब बोल रहे हैं कि भय या हिंसा दिखा रहे हैं और आपसे वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सपोज मैं सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ, आपके पास में है भाई पिस्टल, आपके घर में कोई व्यक्ति चोरी करने आया, ऐसे में आपको पता चल जाता है, तो वो उसको ये नहीं पता कि आपके पास पिस्टल है, ठीक है। ऐसे में वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको है दिखा रहा है कि आपके पास में जो कुछ भी है वो आप मेरे हवाले कर दीजिए, ऐसे फलाना दिखाना, जो भी वो बोलता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से आपको भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। ये भयभीत करने का जो प्रयत्न है ना, उसी को बोलते हैं लूट करने का प्रयत्न करना। यानी कि उस कोशिश में उसकी आपसे गुत्थम गुत्थाई हो गई, हाथापाई हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो मतलब एक तरह से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, यानी वो लूट कर नहीं पाया, लेकिन उसने लूट करने का प्रयास तो किया ना। तो उसकी एक अलग से धारा दी गई आईपीसी में, धारा 393, ठीक है। इसके बाद धारा 399 में दी गई डकैती करने के लिए तैयारी करना। अब ये क्या होता है, मतलब ये तो मतलब एक तरीके से नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उनकी एक पहले से प्लानिंग चलती है कि सामने वाले हमें इस घर में इस दिन डकैती डालनी है या फलाना ठिकाना, मतलब एक बहुत प्री प्लान सारा कुछ होता है। जब भी ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कई जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको ग्रुप इकट्ठा करना पड़ता है, सब देखना होता है कि कौन मतलब कैमरा बंद करेगा, कौन गली में खड़ा होगा, कौन सिग्नल देगा, इस तरीके से। तो इन सब की जो तैयारी होती है ना, एक तरह से ये जो पहले से ही प्लानिंग की जाती है, वो सारी प्लानिंग दी गई है धारा 399 में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो मैं जितनी आपको धाराएं बता रहा हूँ वो सारी ही इम्पोर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 400। धारा 400 बोल रहा है डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। अब बात करते हैं कि डाकू क्या होता है। भाई देखो, जो डकैती डालते हैं ना व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, जो डकैती डालता है, जो डकैती करता है, उस ग्रुप को एक तरीके से उस ग्रुप के हर व्यक्ति को डाकू बोला जाता है, ठीक है। आज से आपको ये भी क्लियर होगा कि कब चोर चोर होगा और कब चोर डाकू बन जाता है और कब चोर लुटेरा होता है, ठीक है। तो डाकू की टोली का होने के लिए दंड, यानी कि यदि आप भी ऐसे किसी मतलब ग्रुप का हिस्सा है जो डकैती डालता है, तो आपको भी धारा 400 के तहत आप दोषी होंगे और अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 401, चोरों की टोली का होने के लिए, सेम ही है ना, यानी 378 वाला ये दिया रखा है। इसके बाद में धारा 402, डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना। वही है कि जैसे कि उनका ग्रुप बन चुका है, उनकी पूरी एक तरह से प्लानिंग हो चुकी है। इसके बाद में बात करते हैं कि डकैती के प्रयोजन से वो व्यक्ति कहीं पे एकत्रित होते हैं ना, जैसे कि उनका एक सिग्नल आ जाता है कि शाम को 4 बजे उस नुक्कड़ पे मिलना, उस चौराहे पे मिलना या उस घर के आसपास जो भी है, तो वहाँ पे वो सारे लोग एकत्रित होने लगते हैं जो डकैत होते हैं, ठीक है। तो डकैती के प्रयोजन से जो व्यक्ति मतलब एक तरीके से डकैत एकत्र हो रहे हैं ना, तो उसकी जो भी दी गई है धारा वो है धारा 402, यानी 402 के तहत डकैत एकत्र होने की जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है। इसके बाद में धारा 403, धारा 403 बोल रहा है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। जैसे ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि किसी
अन्य व्यक्ति की कोई संपत्ति है, ठीक है, अब बेईमानी पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है या अपने नाम पे करवा लेता है, या बहुत से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत कुछ होता है। इवन ग्रामीण का जो सरकारी क्षेत्र होते हैं ना, सॉरी जो एक तरीके से मेट्रोपॉलिटिक एरिया होते हैं या जो हाई सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें भी ये काम बहुत होता है। जैसे कि अभी जो सुशील कुमार जो अपना पहलवान था, उसका भी यही पकड़ में आया कि वो भी मतलब एक तरीके से फ्लैट वगैरह पे भी कब्जा किया करता था, प्लॉटों पे कब्जा करवाता था, मतलब गैंगस्टर बन गया था, गैंगस्टर के साथ का एक गुर्गा था, ऐसे करके। तो वो सारी दी गई धारा 403 के तहत, ठीक है, यानी किसी की संपत्ति का बेईमानी से अपने कब्जे में ले लेना, अपने उसका ऊपर अपना अधिकार बना लेना, इस तरीके से। और धारा 404 बोल रही ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के समय उसके कब्जे में थी। जैसे कि बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे सपोज ये ज़मीन का टुकड़ा है, अब ये ज़मीन का टुकड़ा कोई व्यक्ति है जिसका नाम है, सपोज उसका नाम है सुरेश। अब ये ज़मीन का टुकड़ा सुरेश नाम के व्यक्ति का है, लेकिन आज क्या होता है कि सुरेश का मतलब फ्यूचर में कोई भी नहीं है, तो सुरेश की मृत्यु हो जाती है। अब सुरेश की मृत्यु होने पे उसका पड़ोसी है जो है रमेश, वो सोचता है कि इसकी तो ज़मीन खाली पड़ी, इसका कोई है नहीं, तो इसकी हम ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे में वो जो रमेश होगा ना, वो धारा 404 के तहत अपराधी होगा, क्योंकि वो उस संपत्ति पे कब्जा कर रहा है जो कि अब उसका कोई माई बाप नहीं, लेकिन जब उसका माई बाप यानी सुरेश था तो वो उसके कब्जे में थी, ठीक है। इसके बाद में धारा 405 बोलती है आपराधिक न्यासभंग। आपराधिक न्यासभंग होता है जब कोई संपत्ति किसी और को देने के लिए किसी और को दी जाती है और वो उसे गायब कर देता है। थोड़ा ऊपर से निकल गया हो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आप हैं, मैं सिर्फ आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा बताता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ये भी ऐसे भी केसेस आ सकते हैं। लेकिन अब वही ना, मैं तो सारी इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, कौन सी आ जाए ये मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एग्जामिनर नहीं हूँ। बस आपको मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में बिठा के रखनी। धारा 405 में ये आता है, जैसे कि आप सबने देखा होगा एटीएम में पैसे लगाने के लिए एक गाड़ी आती है, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक या दो हो सकते हैं, एक मतलब गाड़ी का ड्राइवर होता है वो होता है, और एक दो व्यक्ति और होते हैं जो सेट करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो लोग जिस उस गाड़ी में बहुत सा पैसा भरा है, जैसे कि शायद बॉक्सेस में पैसा आता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बक्सा, तो उसमें पैसा आता है। ऐसे में क्या करते, वो लोग क्या करते, वो उस गाड़ी को गायब कर देते हैं। यानी कि वो जो भी ग्रुप था वो आपराधिक मतलब वो जो ग्रुप था वो अकेला भी व्यक्ति कर सकता है वो काम, कि जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त को पैसा दिया कि यार एक काम करो, ये पैसे ले जाओ, आपका बहुत एक तरीके से ट्रस्टेबल मित्र था, ठीक है, या नौकर है, जो भी, आपने उसको पैसा दिया कि एक काम करो ये ले जाओ और बैंक में जमा कर दो जाके। जैसे आपको पता होगा कि पेट्रोल टंकीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है, पेट्रोल टंकी, जैसे कोई पेट्रोल टंकी है वो हमारे नाम पे है, लेकिन अब मैं तो वहाँ पे बैठता नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे एक मैनेजर नियुक्त कर दिया। अब उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर शाम को जो भी उनका पैसा आया वो एवरी इवनिंग या एवरी वीक वो जाके बैंक में जमा करते हैं। तो ऐसे में वो मैनेजर क्या कर रहा है, उसने क्या किया, वो पैसा लेके गया और पैसे के साथ वो खुद गायब हो गया, यानी कि उसने पूरा पैसा ही गायब कर दिया। तो ये जो पैसा गायब करने की जो प्रक्रिया है ना, इसी को बोलते हैं आपराधिक न्यासभंग। आई होप दोस्तों आज से इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे ना, आपराधिक न्यासभंग क्या होता है, यानी न्यास को भंग किया आपने, एक तरीके से एक जो ट्रस्ट था सामने वाले व्यक्ति का उसको तोड़ दिया और आपने उसके पैसे लेके गायब कर दिए, ठीक है। तो ये होता है आपराधिक न्यासभंग, जिसकी परिभाषा दी है धारा 405 में। आई हो बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है। जो एटीएम वाली गाड़ी होती है वो लेके जा रही है पैसे, रास्ते में उसके जो ग्रुप है उसने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि इतना तुम्हारा इतना तुम्हारा, और गाड़ी गायब, पैसा गायब, बंदे भी गायब, ठीक है। ऐसे ही आपका कोई मित्र है, आपने उसको पैसा दिया, उसने कहा अरे यार मालिक ने तुम्हें बहुत पैसा दे दिया, इतना तुम ज़िंदगी भर नहीं कमा पाएंगे, ऐसा करते इसको गायब भी कर दे, तो वो नौकर भी गायब, पैसा भी गायब। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, पैसा गायब करने की प्रक्रिया, ये बोली जाती है आपराधिक न्यासभंग। ओके, इसके बाद में बात करते हैं धारा 406। धारा 406 में वही दिया गया, यानी आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड, जब आप पकड़े जाओगे तो आपको जो भी होएगा वो धारा 406 में दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं धारा 407। धारा 407 बोलती है वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग। वही मतलब जो
आप गाड़ी चला के ले जा रहे हैं ना, जैसे आप ड्राइवर हैं, तब आपने ऐसा कांड कर दिया। इसके बाद में धारा 414 चुराई संपत्ति छिपाने में सहायता करना, ये भी भाई बहुत इम्पोर्टेंट। आज की डेट में तो ये बहुत कम होता है ऐसा चोरी डकैती, लेकिन पहले का समय आप कभी अपने दादा दादी के साथ बैठिएगा, तब वो बताएंगे, नाना नानी के साथ में पहले ऐसा होता था, डकैती भी होती थी। यानी डकैती तो वही है, चोरी का ही एक तरीके से जो अपडेटेड रूप हो जाता है, या लूट हो है, वो भी चोरी का ही एक रूप है, बस उसमें मारपीट हो जाती है और उसमें 5 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में जैसे कि लूट है, कोई लूट हुई कहीं पे, जैसे कि आपके पड़ोस में कहीं पे लूट हुई, ठीक है, तो वो लूट क्या होती है, अब जैसे लूट हो गई उसके बाद में सबको शक हो रहा है, जैसे आपने की, मैं बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने लूट की है अपने पड़ोसी के घर पे, आपकी अपने पड़ोसी से बनती नहीं, आपके पड़ोसी ने या तो आपको मतलब हल्का सा पहचान लिया, उसको शक हो गया कि यही व्यक्ति हो सकता है, और आपको भी ये लग रहा है कि इसने मुझे पहचान लिया। ऐसे में क्या करेंगे आप, जो लूट की जो संपत्ति है ना, जो आपकी चोरी की संपत्ति है, क्योंकि वो तो आपके नाम पे FIR कराएगा, अगर उसने आपके नाम पे FIR करवा दी तो पुलिस आपके घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी, मतलब चेक वगैरह करेगी। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, वो जो लूट का जो धन है, जो संपत्ति है, जैसे सोना चांदी जो भी है, चोरी का जो माल है, आपने क्या किया, आपने किसी अन्य मित्र को या अन्य रिश्तेदार को दे दिया और उसको बोला कि ये आप छुपा के रख लो, जब समय आएगा तब मैं ले लूँगा, ठीक है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या करता है कि बोलता ठीक है मैं रख तो लूँगा, या मुझको कुछ इतना परसेंटेज चाहिए, या आपका ज़्यादा ट्रस्टेबल है तो ऐसे भी रख सकता है, ऐसे करके मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब उसने वो जो चोरी की संपत्ति थी, जो भी चोरी का आइटम था, वो अपने यहाँ पे छिपा के रख लिया। अब आपका जो पड़ोसी था उसके ने तो आपके नाम पे FIR की, आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, आपके यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, मतलब कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो लेकिन जो चुराई हुई संपत्ति थी ना, उसको छिपाने में आपने जिस रिश्तेदार की मदद ली या जिस दोस्त के यहाँ पे आपने रखा, तो वो जो दोस्त है ना, वो धारा 414 के तहत अपराधी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं धारा 415। धारा 415 बोलती है छल यानी चीटिंग, देख रहा ना आपको, धारा 415 छल। अब छल क्या होता है भाई, ये तो आज की जनरेशन को बताने की शायद ज़रूरत नहीं, छल कहने पे शायद उनको समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं चीटिंग तो भाई सबको समझ आ जाता है। तो आज से आपके साथ में भी यदि कोई चीटिंग करता है तो आप सीधा धारा 415 लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसकी मैं बात बोल रहा है धारा 416। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण यानी कि एक तरीके से आपने देखा होगा कि जुड़वा लोग, तो जुड़वा लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप एक, जैसे 2 जुड़वा भाई, एक ए एक बी, ए ने क्या किया, अपना कुछ भी है आपके साथ में वो रिलेशन में या फलाना ढिकाना जो भी है, लेकिन ए को नहीं पता, बल्कि बी आ जाता है, बी आपके साथ में जो भी कांड करना होता है वो कर देता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि ये ए है या बी, ठीक है। आप तो ए समझ के करते हैं, लेकिन वहाँ पे निकाल मज़े मार जाता है बी। तो ऐसे में बी ने आपके और ए के साथ में छल किया है, ठीक है। तो यही बताया गया है धारा 416 में कि प्रतिरूपण द्वारा छल, यानी कि एक तरीके से जो आपकी एक प्रति है ना, आपकी एक छाया प्रति है, एक तरीके से आपकी जो फोटोकॉपी है उसने छल कर दिया। यही डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो पता चला आपके नाम पे आपके घर पे बक्से में ही बंद बने रहे, तब तक वहाँ पे किसी ने क्या किया, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वहाँ से ही दूसरे डॉक्यूमेंट निकालवा लिए ओरिजिनल करके, और उसमें अपना नाम चढ़वा लिया। तो वो एक तरीके से फ़ोटोकॉपी द्वारा अपने नाम पे, मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम पे करवा ली गई है, तो प्रतिरूपण द्वारा छल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई धारा 420। आपने आज तक सुना होगा ना, वो बहुत 420 है ना भाई, वो छल करता है तब उसको आप बोलते हैं 420, यानी धोखा देता है। लेकिन धोखा का जो मेन उद्देश्य है ना, वो धारा 415 में दिया गया। तो आज से क्या बोलोगे, वो बहुत 415 वाला है, ठीक है। हालांकि ये एक तरीके से मुहावरा बन चुका है 420 वो बहुत 420 है, लेकिन रियलिटी में जो 420 का जो मतलब है, जिस उद्देश्य से 420 प्रयोग की जाती है, वो हो जाती है 415। इसके बाद में बात करते हैं धारा 420। धारा 420 में भी वही है कि छल करना, संपत्ति प्रदत्ति करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। जैसे कि इसमें स्पेशली ये बोला गया कि आप प्रॉपर्टी के लिए छल कर रहे हैं। यहाँ जो धारा 415 थी उसमें सिर्फ छल की परिभाषा थी, और उसमें ये नहीं बताया था कि आप प्रॉपर्टी के लिए छल कर रहे हैं या अपने शारीरिक रिलेशन के लिए छल कर रहे हैं, या किस छल आप करने का आपका उद्देश्य क्या है।
लेकिन धारा जो 420 है ना, उसमें इसने सीधा सीधा मेंशन कर दिया है कि आप प्रॉपर्टी के लिए छल कर रहे हैं, यानी संपत्ति के लिए बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है धारा 420। तो आज दोस्तों आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार इसकी जो सारी जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। धारा 378, धारा 379, धारा 383, धारा 384, 390, 391, 395, 405, 406, 417 और 420। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और कल हम बात करते हैं धारा जो हमारा अध्याय था, अध्याय 18 की। एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 378 चोरी है, 379 चोरी के लिए दंड है, 80 निवास में चोरी, 81 में नौकर द्वारा चोरी, 82 में चोरी करते समय अपने मर्डर वगैरह हो जाता उसका, 383 उद्धापन, 84 उद्धापन के लिए दंड, 85 उद्धापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, 390 लूट, 91 डकैती, ठीक है, 92 लूट के लिए दंड, 95 डकैती के लिए दंड और 93 लूट करने का प्रयत्न, 99 डकैती की तैयारी, 400 डाकू की टोली, 401 चोरों की टोली, 402 डकैती के प्रयोजन से एकत्रित हो रहे हैं, धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, 404 मतलब ऐसी संपत्ति का दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति से पहले उसके कब्जे में थी, धारा 405 आपराधिक न्यासभंग, ये भाई दिमाग में बिठा लेना, आपराधिक न्यासभंग, धारा 406 आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड, 407 बाहर द्वारा आपराधिक न्यासभंग, 414 चुराई संपत्ति छिपाने में सहायता करना, 415 चीटिंग, 416 प्रतिरूपण द्वारा छल और 420 छल करना प्लस संपत्ति के को मतलब एक तरीके से बेईमानी द्वारा अपने बनाने के लिए छल करना या उत्प्रेरित करना बेईमानी से। तो ये हो गया आपका भाई साहब धारा 17। आई होप क्लियर हुआ होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे जो भी आपने लेने होंगे, ठीक है। इतना हो गया, उसके बाद में ये यहाँ पे ले लो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अध्याय 18 में, तब तक के लिए बाय बाय।